अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बिकॉज़ ये बात रेज़ की थी किसी ने मुझसे बाद में, और मैं उनको समझा रहा था तो उन्होंने कहा तारिक भाई प्लीज़ इस बात को शो में भी बोलें, बिकॉज़ काफ़ी लोगों को इस बात का नहीं पता। तो वो ये है कि कोई थे, उन्होंने लॉन्ग रेजिडेंस पे एप्लीकेशन डाली लेकिन उनको प्रीमियम सर्विस नहीं मिल रही थी। तो होम ऑफिस ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि जी आप रात को 1 बजे जाके होम ऑफिस की वेबसाइट पे चेक करें तो प्रीमियम सर्विस हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। सो इन शॉर्ट आपने करना ये है कि रात को 1 बजे लॉग इन होना है और आपको प्रीमियम सर्विस के ऑप्शन ऑटोमेटिकली जब आप अपनी एप्लीकेशन के लिंक से जाएंगे वहाँ मिल जाएगी। अगर पहली रात ना मिली, दोबारा अप्लाई करें, दोबारा ट्राई करें, इट शुड बी ओके। लेकिन अपने लिंक के थ्रू जब आप जाएंगे जहाँ आपने एप्लीकेशन जमा की है, ऑटोमेटिकली अभी आपको सिर्फ नॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म की प्राइस नज़र आ रही होगी। रात ठीक 1 बजे जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो सुपर प्रायोरिटी सर्विस भी नज़र आनी शुरू हो जाती है, जो कि कुछ देर के लिए ही लाइव रहती है। तो वो क्योंकि लोग आई थिंक बुक कर लेते हैं और उनका फिर उस दिन का कैपेसिटी पूरी हो जाती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अब हम लोग पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। माशाल्लाह आपका शो बड़ा अच्छा जाता है, थैंक यू। अच्छा देखते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि दिसंबर 2018 में मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की थी FLRO FP। ठीक तो है। अ, तो उस टाइम मैंने पे किए थे IHS के चार्जेस 500 पाउंड। तो वो केस मेरा फरवरी 2020 में रिफ्यूज हो गया, मैं अपील पे चला गया। तो अभी जो मेरी अपील हुई है अलाउ 15 मई 2021 को। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 1 महीना हो गया है, होम ऑफिस ने आगे ना अपील की है। तो जब मैंने ट्रिब्यूनल से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अब आप होम ऑफिस को चेंज करें, क्योंकि हमारे सिस्टम में नहीं है कि उन्होंने कोई अपील वगैरह की है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कि होम ऑफिस से मुझे खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा या वो कितने अरसे में मुझसे कांटेक्ट करेंगे, और वो जो IHS के चार्जेस है वो मुझे 500 देने पड़ेंगे या वो 1500 और 60 पाउंड देने पड़ेंगे? काइंडली ये डिटेल से मुझे आप बता दें, फिर मैं टेलीफोन पे ना आपका जवाब सुनता हूँ। थैंक यू तो सो मच आपकी कॉल के लिए। पहले तो आ जाते हैं कि टाइम कितना लगता है। नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन में 2 से 3 महीने तो रफली लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक होम ऑफिस का अलग से एड्रेस है अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का, आप उनको भी रब्ता, या पोस्ट डिसीजन यूनिट उसको कहते हैं, आप उनको भी रब्ता कर सकते हैं कि जी ये मेरी अपील अलाउ हुई थी तो जितना जल्दी हो सकता है आप मेरे केस का फ़ैसला कर दें या मुझे इशू कर दें मेरा कार्ड। तो बेसिकली 3 मंथ्स। लेकिन अगर आप चाहें तो उस टीम के यानी कि उस यूनिट को आप ख़त भी लिख सकते हैं। अब आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि टेक्निकली उनको आपके पुराने फ़ी वेवर के ऊपर चलना चाहिए नए पे, तो वो टेक्निकली होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है। बिकॉज क्यों डिस्क्रेशन है मैं आपको समझाता हूँ। आपकी जो अपील हुई थी वो ह्यूमन राइट के ऊपर हुई थी, यानी कि जज ने उस दिन फैसला किया है कि जी इनको ह्यूमन राइट के बेसिस के ऊपर वीज़ा दे दिया जाए। सो टेक्निकली जो डिसीजन हुआ है ह्यूमन राइट के ऊपर वो उस दिन हुआ है जिस दिन आप केस अपना जीते हैं, और टेक्निकली उस वक्त उनका IHS बढ़ चुका था। तो अब होम ऑफिस की डिस्क्रेशन ये है कि आया आपको प्रीवियस IHS जो आपने पे किया उन्होंने रिफ़ंड नहीं किया, उसी की बेस पे वीज़ा इशू करके दे दे, या वो आपको नोटिस भेजे कि जी ये हमारा लिंक है, प्लीज़ आप इस पे रिमाइंडर जो बैलेंस है IHS का वो पे कर दें। आइदर वे ये जो डिस्क्रेशन है ये होम ऑफिस की है, बिकॉज दे कैन ईजली टेक द व्यू कि क्योंकि आप अपनी अपील ह्यूमन राइट्स के ऊपर जीते हैं, हम अब अपील की बेसिस पे कंसिडर करके आपको वीज़ा दे रहे हैं। और आजकल की तारीख में जो हम वीज़ा देते हैं लोगों को फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ ह्यूमन राइट की बेस पे, उसमें IHS चार्ज 1560 पाउंड हो गया, तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि जो डिफरेंस है यू विल हैव टू पे। तो डिस्क्रेशन इज़ विद द होम ऑफिस, तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि वो डिस्क्रेशन आपके फेवर में इस्तेमाल करें और आपसे एक्स्ट्रा पैसे ना मांगें। जहाँ तक बात है अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट या पोस्ट डिसीजन यूनिट, वो आपके ऊपर है कि आप अगर उनको ख़त लिखना चाहते हैं या 2-3 महीने रुक जाएं और फिर आप उनको चेस कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे 2 आपसे क्वेश्चन करने थे कि मुझे हमारे वीज़े हमें पहले मुझे यहाँ पे आए हुए 10 इयर्स हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ 11th को। जी
और मुझे उन्होंने बच्चों की बेस पे 7 ईयर्स रूट पे उन्होंने पिछले 2.5 साल पहले उन्होंने हमें वीजा दिए। जी। तो अब वो नेक्स्ट मंथ खत्म हो रहा है 8 जुलाई को। तो मुझे एक पहला सवाल यही था कि मुझे जो एक्सटेंशन, मैं क्या अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती हूँ? मुझे इधर 10 ईयर्स पूरे हो गए हैं कि मैं इलीगल इस पीरियड में नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ जब मैं आई थी तब मैं डिपेंडेंट वीजा पे आई थी अपने हस्बैंड के, और उसके बाद एप्लीकेशन हमारी गॉन थ्रू थी एवरी टाइम, लेकिन वीजा उन्होंने हमें नहीं दिया था। वीजा उन्होंने हमें 2018 में लास्ट टाइम दिया है। वो भी बच्चों के बिहाफ पे, के बच्चों के 7 ईयर्स पूरे हो गए थे। ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि बच्चों का मतलब जो बेटा यहाँ पे पैदा हुआ था उसको 10 ईयर्स होने 30 जुलाई को, और वीजा हमारा एक्सपायर हो रहा है 8 जुलाई को। तो उसके लिए क्या 28 डेज बाद जैसे वो 30 का होता है तो 10 ईयर्स में मैं उसकी न्यूट्रलाइजेशन डाल सकती हूँ, या मुझे पहले ही सेम डे पे जब एक्सपायर हो रहा है उसी दिन डालनी होगी एप्लीकेशन? और बेटी का भी यही सेम है कि उसको भी आए हुए 10 ईयर्स हो जाएंगे, लेकिन वो यह कि पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन वो वैसे 12 ईयर्स की है अब। 10 ईयर्स उसको भी इस तरह की यहाँ की मतलब लाइफ गुजारते हुए है, जैसे स्कूलिंग और सब कुछ उसका यहीं से स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, थैंक यू। तो मुझे ये बस कंफर्म करना था इंडेफिनिट मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और अगर कि मुझे एक्सटेंड ही करवाना पड़ेगा। मुझे काफ़ी लोगों ने जो इस बात हुई उन्होंने कहा कि 4 दफ़ा मुझे एक्सटेंड ही करवाना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन मेरी प्लीज चाहेंगी आप दूर कर सकते हैं कि हमें मतलब कैसे वो आगे प्रोसीजर चलाना होगा अपना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं आपको बारी बारी जवाब दे देता, ना हो आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जहाँ तक बात आती है रजिस्ट्रेशन की, कि जो लोग बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने 10 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि बच्चा इस मुल्क में पैदा हो। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई अभी हमारे 10 ईयर्स पूरे होने लगे हैं और बच्चे के पास वीज़ा नहीं है, या हम सोच रहे हैं कि एक्सटेंशन ना कराएं, बिकॉज आपको पता है बच्चे की भी एक्सटेंशन 2800 पाउंड्स की है। तो अगर उसका 4-5 महीने ओवरस्टे हो गया या 1 साल ओवरस्टे हो गया, तो क्या वो 10 ईयर की बेस पे उसको फिर भी नेचुरलाइजेशन है कि रजिस्ट्रेशन, नॉट नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन करके देंगे या नहीं? तो द आंसर इज़ कि रजिस्ट्रेशन का ओवरस्टे से कोई ताल्लुक नहीं रहता, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके बच्चे के 2 महीने बाद या 1 साल बाद 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे उस बच्चे के जो इस मुल्क में पैदा हुआ है, तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं उनकी एप्लीकेशन। जो अभी तक का कानून है, ऑफ कोर्स कल चेंज हो जाए तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन अभी तक का ये है कि आप बिल्कुल उनकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं जब वो 10 ईयर्स की एज तक पहुँच जाएँ। एंड अगर कोई बीच में ओवरस्टे पीरियड है तो वो काउंट नहीं होता। सो अक्सर लोग फिर कहते हैं कि जी 2-3 महीने के लिए एक्सटेंशन से बेहतर है हम वेट कर लें, जब उनके 10 ईयर्स पूरे हो जाएं तो हम लोग फिर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल देंगे। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे इस मुल्क में पैदा नहीं हुए हैं वो 10 ईयर के बाद ये वाली रजिस्ट्रेशन इस पॉलिसी के तहत नहीं डाल सकते, उनको फिर अपना इंडेफिनेट लेना होता है। कुछ लोग ये ज़रूर बोलते हैं, आई थिंक ये केस बाय केस है, कि जी होम ऑफिस की एक और पॉलिसी है रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि हम होम ऑफिस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि हम किसी भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी देख लें कि अगर आप इस बात पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि जी बच्चा इधर आया था तो 6-7 महीने का था या 10 दिन का था, जो भी था, आप हमें डिस्क्रेशनरी बेसिस पे दे दें, तो अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके हक़ में ये फैसला नहीं करेगा तो आपके पैसे लूज़ होंगे जो कि आपने ये 1100-1200 पाउंड दिए हैं उस एप्लीकेशन के लिए। तो ज़्यादातर लोग जिनके बच्चों को यहाँ लीगली 10 ईयर्स हो जाते हैं और यहाँ पैदा नहीं हुए होते, वो लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई करते हैं, और बाकी लोग जिनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और उनके 10 ईयर्स पूरे हो जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स एक और रजिस्ट्रेशन का बच्चों के लिए तरीका है कि जब माँ बाप के पास इंडेफिनिट हो जाए और उनमें से कोई एक अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है तो वो अपने बच्चे को अपने डिपेंडेंट के तौर पे उस रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐड कर सकता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं उस बच्चे के लिए जो यहाँ पैदा नहीं हुआ या हुई और उनको यहाँ 10 ईयर्स पूरे हो गए। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दैट थिंग। अब आ जाते हैं हम आपके 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस पे। कानून ये कहता है कि जो लॉन्ग रेजिडेंस का आखिरी 28 डेज़ हैं उसको हम ग्रेस पीरियड में कंसिडर करते हैं। तो अगर आप चाहती हैं और आपका वो 28 डेज़ ग्रेस पीरियड में आता है तो आप बिल्कुल लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और वैसे भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर होम ऑफिस समझता है कि नहीं
हम उस ग्रेस पीरियड को आपके पीरियड के लिए काउंट नहीं करना चाहते, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा कि ठीक है, हम आपके लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई नहीं करने देते, हम आपको 2 साल का वीज़ा देते हैं, आप IHS पेमेंट कर दें। फिर आप वो IHS की पेमेंट करेंगे, वो 2 साल का वीज़ा देंगे, उसके फ़ौरन बाद आपका पूरे 10 ईयर्स हो जाएंगे, बिकॉज आपका लीव तो कंटिन्यूस ही रह गया, आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली थी, और आप फिर दोबारा लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग यू शुड लुक इनटू कि अगर आपका कंटिन्यूस पीरियड लीगल है और आपको 10 ईयर एप्लीकेशन डालने में आखिरी 28 डेज़ रह गए हैं जो कि ग्रेस पीरियड में काउंट होते हैं, तो फिर टेक्निकली आप लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन डाल सकते हैं आपके सिनेरियो में। अगर होम ऑफिस ने वो 28 ग्रेस डेज़ आपके हक में कंसिडर नहीं किए, तो फिर उसका इशू ये कि होम ऑफिस आपको बिल्कुल ऑप्शन देगा कि आप IHS पे कर दें और हम आपको 2 साल का वीज़ा दे देते हैं। तो उस सूरत में आपकी जो कॉस्ट एक तरह से एक्स्ट्रा लगेगी, वो यही लगेगी कि वो आप IHS के 2 साल के पैसे देंगे, प्लस जब दोबारा आप सेटलमेंट एप्लीकेशन डालेंगे। तो इसमें कोई ममानत नहीं है कि आप ग्रेस पीरियड को यूज़ करते हुए 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कि आप लॉन्ग रेजिडेंस की बाकी सारी कंडीशंस को मीट करते हैं। तो उसके लिए यू नीड टू गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री आपसे सुकून से बैठ के सुन ले या स्टडी कर ले जब आप डेट्स अपने बोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं और सिर्फ इशू ग्रेस पीरियड का है, तो होम ऑफिस की पॉलिसी तो अब तक ये बोलती है कि जो 28 डेज़ का ग्रेस पीरियड है वो हम आपके फेवर में इस्तेमाल करेंगे कि 28 डेज़ पहले भी लॉन्ग रेजिडेंस ख़त्म होने से उस पीरियड के दौरान भी आप लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तक साहब, मेरा नाम फारूक है जी। और मैं अपने इन लॉज के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मेरे वो चचा भी हैं और वो अमेरिका में हैं। उनके पास ग्रीन कार्ड है वहाँ पे, और लेकिन वो कोई जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर रिटायर्ड, लेकिन उनके पास कुछ सेविंग है दैट इज नॉट एनफ एक्चुअली फॉर अ विजिट, लेकिन वो इतनी है कि वो अपनी टिकट वगैरह अफोर्ड कर सकती हैं। और मेरी वाइफ जो उनकी बेटी हैं और उनकी एक और बेटी, वो मेरी क्या नाम है, सिस्टर इन लॉ भी हैं, यानी हम 2 भाइयों के साथ 2 बहनों की शादी हुई है। जी जी। तो वो हम सब फुल टाइम जॉब करते हैं जी। तो हम उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। हमारा इधर अपने घर भी हैं, और क्या हम अगर स्पॉन्सर करें तो इस टाइम के ऊपर कोविड के इस सारे सिनेरियो में ये एप्लीकेशन एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज कि मेरी वाइफ और मेरी जो भाभी हैं, इन लोगों ने पहले अपनी सिस्टर का किया था जो दुबई में थी। तो होम ऑफिस ने ये ऑब्जेक्शन लगाई थी कि चूंकि उनकी 2 सिस्टर्स इधर हैं, सो शी कैन जस्ट स्टे इन हियर एंड शी विल नॉट गो बैक। लेकिन ऐसा केस था नहीं, लेकिन ये होम ऑफिस ने कहा। तो अब मैं अपने चचा के लिए हम अप्लाई करें तो कुछ लोगों का कहना था जो मेरे जानने वाले हैं कि आप शो ही नहीं करें कि उनकी बेटियां इधर हैं, और या अगर आप एप्लीकेशन में ये बताएं ही ना, और अगर आप बताते हैं तो आप खुद भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैं इस सारे सिनेरियो कोविड और जो पास्ट आपको एक सिनेरियो बताया, उसके साथ मैं आपसे ये मशवरा चाह रहा था कि हमें कैसे करना चाहिए उनका अप्लाई। उनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं, तो शायद ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है उनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको 2 बातें अलग से बता दूँ, देन विल कम इनटू जो आपने सवाल किया। पहली बात, खुदाया प्लीज़ एप्लीकेशन पे गलत बयानी ना किया करें। और मैं बहुत हंसता हूँ क्योंकि अक्सर ये फैमिली के लोग मिलते हैं जो कह देते हैं जी आप ये कर दें, वो कर दें। प्लीज़ सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट सारों के साथ है कि एप्लीकेशन पे बिल्कुल कोई गलत बयानी ना करें, कोई झूठ ना बोलें, बिकॉज़ वो एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं और वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। तो इस बात को तो दिमाग से ही आप निकाल दें कि आप एप्लीकेशन में जब उनकी यहाँ फैमिली है कि आप बोलें कि नहीं जी उनका यहाँ कोई नहीं है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उसको बिल्कुल निकाल दें। और इससे पहले मैं, क्योंकि मुझे कान में अभी अनिल ने बोला है तारिक भाई आप जब जवाब देना शुरू होते हैं लंबा देते हैं और हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ भाई। मैं वापस ब्रेक से आके आपके बाकी सवालों का भी जवाब देता हूँ। सो ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को देते हैं। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। वापस आके आई आंसर दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक सम मोर कॉल्स। सो इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई ब्रेक पे जाने से पहले। उन्होंने कहा विज़िट वीज़े पे, मैंने उनके पहले पार्ट का तो जवाब दे दिया था ब्रेक जाने से पहले। अब अगले 2 पार्ट्स पे आते हैं। देखें, सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप पे। जितने भी मैंने विज़िट वीज़ा एप्लीकेशंस देखी हैं, हार्डली कोई स्पॉन्सरशिप के ऊपर रिफ्यूज़ होती हैं। ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ होती हैं वो इस बात पे रिफ्यूज़ होती हैं
कि एप्लीकेंट ये प्रूव नहीं कर पाते कि उनके फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक हालात कैसे हैं, फैमिली हालात कैसे हैं अपनी होम कंट्री में, और वो ये प्रूव नहीं कर पाते कि दे विल गो बैक। तो बहुत कम रिफ्यूज़ल होते हैं स्पॉन्सर की बेसिस पे। तो आप अगर उनके खर्चे वर्चे दे रहे हैं यहाँ ट्रैवल करने के लिए और यहाँ रहने वहने के लिए, तो अपनी स्टेटमेंट लगाएं एंड देन मेक श्योर यू हैव एम्पल फंड्स कि आप उनके यहाँ ट्रिप को सपोर्ट कर सकें। एक ज़माने में स्पॉन्सरशिप की बहुत वैल्यू होती थी कि कोई फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर कर दे बिकॉज राइट ऑफ अपील मिलती थी। मूविंग फॉरवर्ड मैं एक और बात अर्ज़ कर दूं कि अगर अभी भी आपको रिफ्यूज़ होता है विज़िट वीज़ा तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। दे हैव बिन इंस्टेंस ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में उन्होंने विज़िट वीज़ा के रिजेक्शन को ओवरटर्न कर दिया होम ऑफिस ने। और अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे भी आपका काम नहीं होता देन यू कैन ऑफ कोर्स लॉज अ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन। देयर इज़ अ स्मॉल सिनेरियो इंटरेस्टिंगली कि आप विजिट वीज़ा में ह्यूमन राइट्स भी रेज कर सकते हैं, उस पर मैं कल शो करूंगा एंड आई थिंक प्रॉब्ली आई डू अ वीडियो सून ऑन दैट ताकि आपको वो भी समझ आए। बट फॉर नाउ इट इज़ प्री एक्शन प्रोटोकॉल। अगर आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग थी और होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि अक्सर मैं कभी कभी देखता हूँ एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं और कोई वजह नहीं होती कि वाई दे अज्यूमिंग कि ये पर्सन वापस नहीं जाएगा, तो वो यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के प्री एक्शन प्रोटोकॉल करके ओवरटर्न करने की कोशिश करें उस डिसीजन को। और फाइनल चीज़ आ जाती है एप्लीकेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो मैं अक्सर, अगर आप देखें, अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी है, मैंने विजिट वीज़ा के ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं कि क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन मेनली होता है कि आपने उनके फाइनेंशियल, इकनॉमिक एंड फैमिली सर्कमस्टांसिस को क्लियरली तौर पर लिखना होता है कि भाई इस तरीके से इनका गुजारा हो रहा है, दे लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ एंड दिस इज़ द रीज़न दे विल गो बैक। अगर आप वो उस पर कोई खामियां निकालते हैं तो यू विल हैव टू सी कि वो खामियां वैलिड हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि जो उन्होंने खामियां निकाली हैं होम ऑफिस ने, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने, वो वैलिड नहीं है, तो बाय ऑल मीन्स उसको जाके कोर्ट में प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू चैलेंज करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। सर आपकी आवाज़, सर एक सेकंड, आपकी आवाज़ बहुत, आप करीब से मेरे ख्याल से बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोल रहे हैं। अगर आप थोड़ा फ़ोन दूर रख के, आई बी ग्रेटफुल सर। मेरी सिस्टर की एक्सटेंशन है जुलाई के एंड में जी, वो यूनिवर्सिटी क्रेडिट भी ले रहे हैं, काम भी जो है ना थोड़ा हुआ है उसके हस्बैंड का, तो क्या वो डाल सकते हैं 5-6 साल के रूट पे या 10 साल के रूट पे डालेंगे अगर ये यूनिवर्सिटी क्रेडिट लेते रहे तो? ठीक है। और उनके बच्चे हैं कोई? जी 2 बच्चे हैं। और दोनों माशाल्लाह ब्रिटिश सिटीज़न हैं? जी जी। ऑलराइट, देखें अगर आप अपेंडिक्स एफएम में अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते और आप पे वो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होती कि अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें पिप वगैरह आ जाता है, डिसेबिलिटी आ जाता है, फिर आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी, आपको एडिक्वेट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, तो अगर आप वो कंडीशंस मीट नहीं कर पाते तो फिर आपको वो 10 ईयर रूट पे डालते हैं। क्योंकि आपके बहन के बच्चे ब्रिटिश हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि उनको वीज़ा इंशाल्लाह ताला होपफुली फिर भी मिलना चाहिए बिकॉज उनके ऊपर एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं। शी इज़ इन अ पेरेंटल रिलेशनशिप विद अ ब्रिटिश चाइल्ड, तो वो फिर जब वीज़ा देते हैं, पेरेंट रूट होता वो पार्टनर रूट ही है, लेकिन वो जब ये कंसिडरेशंस कंसिडर करते हैं जिनको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं EX1 सिंपलर वर्ड्स में, तो उस वक्त वो 10 ईयर रूट पे डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर जारी बात है 5 ईयर पे एक्सटेंशन ज़रा मुश्किल हो जाती है, फिर वो उनको 10 ईयर रूट के ऊपर वीज़ा देते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पूछना था, इंडिया से कोई एक कॉलेज में कोर्स करने के लिए आना चाहती है, उसका कॉलेज में होता है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, तो वो यहाँ करना चाहती है तो वो आ सकती है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को यहाँ आने के लिए। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि वो 90% केसेस में स्टूडेंट का एक इंटरव्यू लेते हैं टेलीफोन के ऊपर, तो एज़ लॉन्ग एज जो स्टूडेंट है वो इंटरव्यू पे मुतमईन कर दे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को कि भी मैंने ये जो कोर्स सेलेक्ट किया है, किस लिए सिलेक्ट किया है, क्यों इस जगह सेलेक्ट किया है, आगे मेरे प्लान्स क्या हैं और इस कोर्स से मेरी फ्यूचर में या मेरी जो करंट जॉब है या जो मेरा करंट वर्क एक्सपीरियंस है उसमें क्या फ़ायदा होगा। एज लॉन्ग एज वो इन सारी बातों को सेटिस्फाई कर लें, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और ज़्यादातर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो अडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं, मीनिंग काफ़ी अर्सा हुआ उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, लेकिन अगर कोई अभी बैचलर्स किया या मास्टर्स ख़त्म किया और वो यहाँ किसी और डिग्री के लिए आ रहे हैं, देन
जो क्वेश्चनिंग होती है बहुत लीनियंट होती है, बिकॉज दे आर जस्ट प्रोग्रेशन कर रहे हैं अपने स्टडी के अंदर। लेकिन अगर किसी ने बहुत पहले कोई डिग्री की है और अब 4-5 साल का उसमें गैप आ गया और अब वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं, देन दे कॉल एंड मेक श्योर कि भाई ये लेजिटिमेटली आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिल्कुल वो आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ज़्यादातर ये स्टूडेंट वीज़े पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हो गए हैं, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो ज़्यादातर फेल होते हैं स्टूडेंट वीज़े वो इंटरव्यू की वजह से होते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं नैना बात कर रही हूँ। यस कैसे नैना। हैं सर, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच नैना, मैं बिल्कुल खैरियत से। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी हम लोगों ने 10 ईयर रूट पे हैं हम लोग, और हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए फाइल लगाई है। और मैंने ये पूछना था कि अभी हम लोग जब बायोमेट्रिक पे गए थे उन्होंने हमारे BRCs और जो पासपोर्ट थे वो रख लिए हैं, और मेरी 1-2 फ्रेंड्स के हुए हैं उन्होंने उन लोगों के देश से वापस कर दिए, मेरे रख लिए उन्होंने सारी फैमिली से। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ हो तो नहीं है? मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे रख लिए और उन लोगों को तो वापस कर दिए। कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स स्टैंडर्ड, बिल्कुल ना घबराएं। अच्छा सर, फिर तो कोई वो नहीं है। अच्छा सर, 1-2 क्वेश्चंस मेरे और हैं। एक, मुझे किसी ने बताया था कि 10 ईयर रूट पे मतलब 2 बार 2.5 साल का वीजा होता है, लास्ट टाइम जो होता है 5 ईयर का होता है। ऐसा है सर कुछ कि 4 बार मतलब 2.5 ईयर्स का ही हम लोगों को एक्सटेंड करना होता है? ऑलराइट, थैंक यू। और तो कोई सवाल नहीं है ना आपका? सर एक क्वेश्चन है, सॉरी। हम लोग लाइक जैसे मेरा बेटा अभी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 18 ईयर्स का, तो वो जब सर 8 साल का था तभी इधर आया था। हम लोग उसी के बेस पे इधर 7 ईयर रूट पे हैं, 10 ईयर रूट पे हैं सर। मुझे ये पूछना था कि एक इधर जो रूट है सर की जो हाफ एज इधर गुजारी है, जो आप एक अपने मुल्क में हाफ एज होता है, तो उसके बेस के ऊपर उसका कुछ इंडेफिनिट का बन सकता है ऐसे, मतलब क्योंकि इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले तो मैं आपको आसान जवाब दे दूं कि कोई 5 ईयर वाला पीरियड नहीं होता वीज़ा। वो अगर आप ज़ब्रानो में अप्लाई करें, वो EU लॉ के अंडर उधर 5 ईयर का मिलता है। ब्रिटिश बच्चे की बेस पे जो ये वाले वीज़े हैं ह्यूमन राइट पे, ये 2.5 साल के, इकट्ठा 5 साल का कोई वीज़ा नहीं है। हाँ, अनलेस आप वर्क परमिट पे वो एक 5 साल का दें, वो टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन ब्रिटिश बच्चों पे जो 5 साल का वीज़ा एक ही बारी में मिलता है, वो सिर्फ ज़ब्रानो के अंडर मिलता है, जो EU लॉ है। इसको नथिंग टू विद ह्यूमन राइट्स का लॉ। तो इसमें आपको 2.5 साल के मिलते हैं, 5 का नहीं। तो जहाँ तक बात आती है, जो आपने आगे बात की थी, मेरे दिमाग से भी एकदम निकल गई। आपने मेरे ख्याल से ज़िक्र किया था, एक तो ज़ब्रानो का ज़िक्र किया था, और अभी मैंने लिखा भी था और एकदम मैं ब्लैंक हो गया हूँ कि आपने अगली बात क्या बोली थी। तो आई डू अपोलोजाइज, जैसे मुझे याद आती है मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। यार आपको याद है जो लास्ट कॉलर ने सेकंड सवाल पूछा था, वो कौन सा पूछा था? अगर आप शो देख रहे थे, मैं दिमाग से निकल गया। जी तारिक भाई, मैं असल में वो टीवी ना किचन में मैंने भी नहीं सुना था। अच्छा, आपने भी नहीं सुना? चलो ठीक है। मैं असल में वो टेलीविजन की आवाज आती है तो मैं किचन में आया हुआ हूँ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आप अपना सवाल पूछें, मुझे भी थोड़ी देर में याद आ जाएगा। हाँ। तारिक भाई, आपको तो ऑलवेज तकलीफ देते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ का ILR ड्यू था, उसका सेकंड एक्सटेंशन फी 3 मार्च जी। ठीक है, तो मैंने वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर दिया 26 फरवरी, बिफोर 6-7 डेज। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो फिंगरप्रिंट के लिए वो जो उन्होंने एजेंसी बनाई हुई है, वो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं जी। तो उन्होंने 22 मार्च को बुलाया था। तो वहाँ ये मैं अपनी वाइफ के साथ गया था, वहाँ फिंगरप्रिंट भी दिए थे और उन्हें फिंगरप्रिंट भी दे दिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैन भी करवा दिए। ठीक है। तो मैं आपको लास्ट टाइम भी बिफोर मैंने अप्लाई करने से पहले भी आपसे बात की थी, तो वो इन्होंने वो प्रीमियम सर्विस बंद की हुई थी। तो तारिक भाई, मैंने 5 दिन पहले अप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी तक तकरीबन फिंगरप्रिंट दिए हुए भी 3 महीने हो जाएंगे 22 जून को, तो अभी तक कोई वो नहीं है, कोई इतला नहीं है होम ऑफिस से। मेरा सवाल ये था कि वो तो 6 मंथ के अंदर आता है, लेकिन कोई ऐसा है कि मैं अब प्रीमियम से भी उसी केस पे ले लूँ, या कब तक कोई आंसर आएगा उनका? थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। इससे पहले हाँ, मुझे वो याद आ गया, उन्होंने बच्चे की बात की थी, लेकिन मैं आपको पहले जवाब दे दूं कि डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है जिस दिन आप एप्लीकेशन का के पैसे दे देते हैं, तभी अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे देखें तो तीसरी चौथी लाइन पे डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है।
टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे ये तो नहीं पता कि अगर आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सर्विस दे दी है, अगर कोई फैसिलिटी है कि उस स्टैंडर्ड को प्रीमियम में चेंज कर दिया जाए, बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको उसको विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डाल के प्रीमियम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आई थिंक आपकी जिस रूट पे उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको 3 महीने हो गए, कुछ अरसे में वैसे ही जवाब आ जाएगा। कोविड की वजह से थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं, तो आप होम ऑफिस को चेस भी कर सकते हैं कि जी मेहरबानी करके मुझे जवाब जल्दी दे दें, लेकिन 6-7 महीने नॉर्मल है। तो इन अदर 3 मंथ्स की बात है, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिल जाना चाहिए, तो अब उसको हरी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन अभी तक मुझे याद नहीं है और ना मैंने कभी सुना हो कि अगर किसी ने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डाली हो तो उसी के अंदर फर्दर पैसे दे के उसको कन्वर्ट कर ले सुपर प्रायोरिटी के अंदर, वो आपको अलग ही एप्लीकेशन दोबारा से डालनी पड़ती है। हम वापस आ जाते हैं जिन्होंने मुझसे इससे पहले बात की, क्योंकि मुझे अब याद आ गया, आपने कहा मेरा बच्चा जो है वो हाफ द लाइफ इधर अगर उसने गुजारी हो, तो एक बात याद रखें, आई डोंट नो क्यों लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो वीज़ा हाफ द लाइफ वाला है उस पर इंडेफिनेट मिलता है। नहीं, उस पर भी आपको 2.5 साल का ही वीज़ा मिलता है। जो 20 साल वाला वीज़ा है कि जी जिस शख्स ने इस मुल्क में 20 साल गुजार लिया हो, उसको भी 2.5 साल का मिलता है। सो कहने का मतलब देयर इज़ नो मैकेनिज़्म। ये जो नए वीज़े आए थे 2012 में 3 डिफरेंट टाइप के 4 टाइप के बेसिकली, कि इनमें से किसी पे भी आपको इंडेफिनेट मिले, इस पे सिर्फ 2.5 साल के वीज़े मिलते हैं और आपने लॉफुली पूरे 10 ईयर्स करने हैं और फिर आप इंडेफिनेट लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा यहाँ बेशक 10 ईयर्स से रह रहा हो लेकिन यहाँ पैदा नहीं हुआ, तो वो लॉन्ग रेजिडेंस इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसका पहले वाला पीरियड ओवरस्टे का होगा आपके साथ, इफ़ दैट वाज द केस। और रजिस्ट्रेशन इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता वो जो पॉलिसी है होम ऑफिस की डिस्क्रेशनरी, बिकॉज उसमें कंडीशन ये है 10 ईयर के अंदर कि बच्चा यहाँ पैदा हो। ये बात बिल्कुल मुझे लोग बोलते हैं कि तारिक भाई एक और भी पॉलिसी है होम ऑफिस की कि हम किसी भी बच्चे को नेशनैलिटी दे सकते हैं, किसी भी बच्चे को। तो व्हाट इफ़ अगर हम उस पर अप्लाई करें? नॉर्मली देखने में आया कि जो बच्चे यहाँ नहीं पैदा हुए और उनको 10 ईयर्स हुए, होम ऑफिस उनको रिजेक्ट ही कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे केसेस जानते हैं जिसमें उन्होंने दिया हो तो ज़रूर रब्ता करें, बिकॉज हम फिर लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो लोगों का भी फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा केस देखा नहीं। हाँ, ये ज़रूर देखा है कि अगर बाकी सारे फैमिली वाले अप्लाई करें नेशनैलिटी और बच्चे को फैमिली एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लें तो वो होम ऑफिस ज़रूर कंसिडर करता है और फेवरेबल तरीके से कंसिडर करता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं बहुत पाबंदी से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, रियाज गोल साहब का और कामरान भाई का। बहुत मेहरबानी। तो हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए तो आप बहुत रहनुमाई करते हैं। तो मेरा ना एक सवाल है कि मैंने 12 जनवरी को 2021 को मैंने डेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई किया था। मेरे पास था रेजिडेंट EU फैमिली परमिट कार्ड। तो 12 जनवरी से लेकर तकरीबन 25 मई को अभी वो अप्रूव्ड हो गया है कि होम ऑफिस ने लेटर भेजा है कि ठीक है। तो लेटर तो मेरे पास आ गया है 25 मई का, लेकिन उसके बाद अभी कुछ कार्ड आने की अभी कुछ पता नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें उन्होंने नीचे एक नंबर भी दिया है कि अगर आपको कार्ड ना मिले तो आप उसमें कॉल करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली हो ये रहा है, जो कि आई डोंट नो व्हाई हो रहा है, कि जब लोग कार्ड के लिए फ़ोन करते हैं वो कहते हैं जाएं जी कार्ड के लिए एप्लीकेशन करें, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो आप मेरे ख्याल से उस नंबर पे ट्राई करें एंड होप वो आपको कार्ड भेज दें। लेकिन नॉर्मली वो मुड़ के आगे से कह रहे हैं कि नहीं जी हम कार्ड नहीं भेजेंगे, ये लिंक है, आप इस पे जाके कार्ड अप्लाई करें। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप फिर कार्ड के पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आई थिंक थोड़ी सी फ़ीस कार्ड की और फिर वो जो अपॉइंटमेंट है उसके दोबारा 200 देने फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो आप वो जो नंबर नीचे दिया हुआ है आपका, जहाँ अप्रूवल आया, आप उस पर बिल्कुल कॉल करके चेक कर लें। लेकिन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो मुड़ के कहेंगे कि आप कार्ड की अलग से एप्लीकेशन डालें, देन यू विल हैव टू पे अ फ़ी फॉर दैट। और मैं, अगर आप सुन रहे हो पुराना शो, तो मैं उसमें लोगों को कहता हूँ कि स्पेशली अगर आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, उन कंट्रीज से हैं, ज़रूर कार्ड अप्लाई करें, बिकॉज यूल बी नीडिंग दैट। यूरोप वगैरह फिरना है तो फिर वो आप ऑनलाइन भी ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे बताया जाता है कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके इंशाल्लाह ताला वील टेक अ लास्ट सेशन ऑफ द कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई। जी सर। जी सर, मैं वाज में जो वीज़ा लगा है 10 साल का कार्ड। सॉरी, आप बहुत करीब से बोल रहे हैं, मुझे आवाज़ सही समझ नहीं आ रही है आपकी। आई डू अपोलोजाइज। मैं 10 साल का कार्ड लगा मेरी वाइफ ने जी। ते 10 साल के पूरे होने के बाद
जी 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 पूछें अपना सवाल। मैं आखा 10 साल हो गए मेरी आखिरी कार्ड लगा 10 साल का ठीक है, ते वो 10 साल कार्ड मुक्का दा तो उसनु के करने अगू ਅਸੀਂ के कर सकते हैं। थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, अगर आपको 10 ईयर रूट पे वीज़ा मिला है, 2.5 साल का वीज़ा होता है 10 ईयर रूट पे। जब 2.5 साल ख़त्म होने लगते हैं आपको एक और एक्सटेंशन लेनी होती है 2.5 साल की। इस तरह आपको 4 एक्सटेंशंस पूरी करनी होती हैं, और जब आप इस मुल्क में लीगली 10 साल तक हो जाते हैं तो फिर आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि आप किस स्टेज पे हैं अपने इस प्रोसेस के, लेकिन एक्सटेंशन और जब 10 साल पूरे हो जाएं तो उसमें सेटलमेंट एंड मेक श्योर वो जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आप पूरी कर पाएँ। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमारी ना हमारा 7 ईयर बेस पे हुआ था 10 साल का। तो हमारी पहली एक्सटेंशन जो है ना वो सेकंड वीक ऑफ सितंबर में है, ठीक है। तो फी वेवर के लिए मैंने पूछना था कि फी वेवर के लिए हम डालें, क्योंकि हम यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं। जी 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 जी। तो उसके लिए कितने चांसेस हैं और कितना टाइम लगता है? तो मैंने ये पूछना था कि अगर वो टाइम गुजर जाए, फॉर एग्जांपल हमारी कह लें कि 12 सितंबर, अगर वो टाइम गुजर जाए, जवाब ना आए, बेशक हम कहते हैं कि 2 महीने पहले डालें केस, 2 महीने पहले डालने अगर नहीं आता जवाब 8-9 वीक तक, तो उसके आगे क्या है? फिर बंदा इलीगल हो जाता है या फिर क्या उसका प्रोसीजर है? क्योंकि टाइम कितना लगता है नॉर्मली? ये कहते हैं सब 8-9 वीक लगते हैं, उसके बाद जवाब आ जाता है किसी भी बंदा। अगर ना आए, वरना टाइम पास हो जाए, क्योंकि 3 बच्चों के साथ जो है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 10-12 हजार पाउंड बन जाता है, वो बहुत ज्यादा। तो उसके लिए फिर क्या तरीका कर करना चाहिए तारक भाई के? बंदा अगर डेट गुजर जाए तो फिर उसका ये तो नहीं होता कि बंदा इलीगल हो जाए तो फिर को प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच जी, आपकी कॉल का मेरे भाई। पहली बात है, आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, आज भी किसी से मिला, उनके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, मियाँ बीवी मिला के 6 लोग, बहुत फ़ीस होगी 2800। तो चाहे यूनिवर्सल क्रेडिट में या नहीं है, मैं स्ट्रांगली लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, बिल्कुल अप्लाई करें फ़ी वेवर। कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हमारे बैंक में 6,000 चले गए, 5,000 निकल गए, लेकिन 1,000 ही पीछे रह गए ना, तो आपके पास पैसे नहीं हैं। तो बिल्कुल फ़ी वेवर ट्राई करना चाहिए, और मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ कि फ़ी वेवर 2 महीने पहले एटलीस्ट ट्राई करें। कोविड की वजह से आजकल इतना टाइम लग रहा है, कुछ फ़ी वेवर्स में तो 8-9 महीने भी लग जाते हैं, बट हार्डली, ज़्यादातर 2 महीने में बता देते हैं। तो कम से कम 2 महीने पहले अप्लाई करें मिनिमम। फिर बिल्कुल ये बात उठती है, और बहुत लोग कहते हैं, जैसे मुझे कांटेक्ट करते हैं, तारिक भाई महीना रह गया और हमें फ़ी वेवर अप्लाई करना है, लेकिन हमें ये डर है कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करें? नॉर्मली होम ऑफिस की पॉलिसी ये बोल रही है फ़ी वेवर के ऊपर कि जी आपका अगर वीज़ा ख़त्म भी हो जाता है, डोंट वरी, हम आपको 10 दिन देंगे नई एप्लीकेशन डालने के लिए। तो ये सब कुछ आप संभाल के रख लें, क्योंकि जब आपके लॉफुली 10 ईयर्स पूरे होंगे और आप एप्लीकेशन करेंगे, मेरा दिल ये मानता है, क्योंकि होम ऑफिस की गलती थी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते थे बिकॉज वो फ़ी वेवर का डिसीजन कंसिडर कर रहे थे। तो इवन लॉन्ग रेजिडेंस की पॉलिसी भी ये कहती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और आप अनएबल हैं एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालने के लिए, तो हम उस पीरियड को लॉफुली कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली थी। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के आई एम प्रिटी होपफुल कि होम ऑफिस जब आपके 10 साल पूरे भी होंगे, तो अगर आपने कोई टाइम वेट करने में गुजार दिया फ़ी वेवर के रिक्वेस्ट के जवाब में, तो वो इलीगल टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। और ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उधार में तो और नहीं जाएंगे ना। तो बेहतर ये आपके लिए कि बिल्कुल फ़ी वेवर अप्लाई करें, ट्राई करें जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, ताकि आपके पास 2 मंथ का पीरियड हो। लेकिन अगर आप ओवरलैप भी करते हैं तो जो होम ऑफिस की पॉलिसी है उसको प्रिंट आउट करके संभाल के रखें, बिकॉज कभी कभी होता है 10 साल बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है और पुरानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप 10 साल बाद जब सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जी उस ज़माने में मैंने इन टाइम एप्लीकेशन फ़ी वेवर की डाली थी, मुझे पता है सेक्शन 3C में ये कवर नहीं होता, लेकिन आपकी अपनी पॉलिसी कह रही थी कि जी मुझे 10 दिन मिलेंगे फर्दर एप्लीकेशन डालने के लिए, तो मैं अनएबल था कोई एप्लीकेशन डालने के लिए बिकॉज मेरे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास थे। और लॉन्ग रेजिडेंस पॉलिसी इस बात को उस वक्त ये भी बोलती है कि हम इस वाले पीरियड को डिसरिगार्ड करेंगे ओवरस्टे के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इकट्ठे करके ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बात की जा सकती है कि नहीं, दे विल लुक एट इट ऑल फेवरेबली। अब अगर कोई सिस्टम को अब्यूज़ करे तो वो बात डिफरेंट है कि उन्हें 10 दिन का पीरियड दिया और वो 30 दिन लगाए एक्सटेंशन एप्लीकेशन बाद में डालने की, तो वो बात डिफरेंट है। लेकिन अगर वो जो टाइम फ्रेम देते हैं और आपने अगर
इन टाइम एप्लीकेशन डालिए फ़ी वेवर की, और वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं डिसीजन के बाद कि इन 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन आप डाल दें, तो आइदर वे आई थिंक होम ऑफिस को वो सारा पीरियड फेवरेबली आपके हक में कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो ओवर स्टे पीरियड काउंट भी कर रहे हैं तो डिसरिगार्ड करना चाहिए. दैट इज़ द पोजिशन आई सी माई सेल्फ इन. विश यू ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तारक भाई, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करने. एक तो मेरा ये है कि इतना टाइम हो गया मुझे यूके में आए हुए, मुझे 23 इयर्स हो गए, लेकिन अभी तक मेरा केस सोचे कि अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा. पहला तो मेरा पेरेंट्स के साथ में आई थी विजिट के लिए, लेकिन मेरे जो डैडी थे वो पेंशनर थे और मम्मी भी, लेकिन मैं ओवर 18 थी. अप्लाई किया था, मेरा रिफ्यूज हो गया था. फिर अपील वगैरह चलती रही है बीच में, आपको पता है वो कैसे लटका के रखते हैं. इसमें इतना टाइम चलता गया. फिर मेरी शादी होगी, और आप सोचें कि शादी के बाद मेरा केस शुरू हुआ है जैसे न्यू, और अब मेरी बेटी 13 की है, और अब मुझे पता नहीं इतना टाइम हो गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा केस मेरा शादी के बाद शुरू हुआ है स्पाउस वीजा के ऊपर और बेटी के ऊपर. तो अभी मुझे उन्होंने 2.5 साल का पहले दिया, फिर 2.5 साल का. तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट ईयर मुझे परमानेंट कब मिलेगा. और दूसरा ये कि वो लाइफ इन द यूके मुझे करना पड़ेगा या वो क्या है, मुझे नहीं इसका अभी. मेरे वो जो वकील है, मैं उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे सही गाइड नहीं कर रहे. तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. एक तो मेरा टाइम इतना है, पूरी लाइफ यहाँ में छोटी सी आई थी, और अभी तक मेरा केस भी चल रहा है, फीसें भी जा रही हैं. और हर 2.5 साल के बाद ये क्या, मेरी बेटी भी अब माशाल्लाह 13 की हो गई है. तो बाकी लोगों का मैं देखती हूँ जो वैसे आए होते हैं उनका सारा कुछ हो जाता है, और मेरा तो बिल्कुल, मैंने जो चीज़ें जैसे मैं आई हूँ हर चीज़ मैंने सही सच उनको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना टाइम अभी तक मेरा कुछ हो नहीं रहा. मैं चाहती हूँ कि कोई परमानेंटली इसका कोई हल हो. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखिए, पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, जो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको यहाँ 20 साल हो जाएं इलीगल हमें इंडेफिनिट मिल जाएगा. बिल्कुल भी नहीं. वो होम ऑफिस ने 2012 में कानून ख़त्म कर दिया था. अगर आप इलीगल इस मुल्क में 20 साल रहते भी हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं, जो वीज़ा आपको मिलता है वो 2.5 साल का मिलता है. बिकॉज जो इंडेफिनिट है इस मुल्क में वो किस तरह आता है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. जो अर्लीस्ट आप इंडेफिनिट मोस्टली अब के पहले ज़माने में थोड़ा जल्दी भी इंडेफिनिट मिल जाता था. आजकल जो इंडेफिनिट मिलता है वो नॉर्मली या तो अगर आप पेरेंट रूट पे आ रहे हैं बाहर वाले वीज़ों पे, जिसको हम एल्डरली डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा बोलते हैं, डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है, वो एक अलग कैटेगरी है. नॉर्मली लोग यहाँ 5 साल का क्वालिफाइंग पीरियड पूरा करके इंडेफिनिट लेते हैं, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर होते हैं, जिन पर इजाज़त है इंडेफिनिट की, या जो स्पाउस रूट पे होते हैं. फिर वो लोग हैं जो फैमिली एंड प्राइवेट रूट पे होते हैं 10 ईयर के ऊपर, उनको लीगली अपने 10 साल पूरे करने, फिर वो लॉन्ग रेजिडेंस पे इंग्लिश टेस्ट वगैरह दे के अपना 10 ईयर पूरा करते हैं. अब मुझे आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पीछे की तो नहीं पता, बट इस बात का बिल्कुल आपने खुद एडमिट किया कि मुझे कभी इन्होंने वीज़ा नहीं दिया. अब क्योंकि इन्होंने कभी आपको वीज़ा नहीं दिया, तो इंडेफिनिट तो उधर से ही शुरू होगा जहाँ आपके वीज़ा लीगली शुरू होंगे और फिर आपके 10 ईयर्स पूरे होंगे. अब जारी बात है, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर जाके, क्योंकि आपकी बच्ची माशाल्लाह ब्रिटिश होगी या जो भी है, मुझे नहीं पता कि पहले से क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर आपकी बच्ची 13 साल की है, आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल योर केस, लेकिन कहने का मतलब है कि जब से उन्होंने आपको 2.5 साल का वीज़ा देना शुरू किया है, आपने उन पे पूरे 10 ईयर्स लीगली पूरे करने और फिर आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन के 10 ईयर के बाद आप सेटलमेंट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें. 20 साल यहाँ रह के भी आपको इनडेफिनिट नहीं मिलता, आपको सिर्फ विद ड्यू रिस्पेक्ट 2.5 साल का वीज़ा मिलता है. और ज़्यादातर लोग जिनके यहाँ इंडेफिनिट भी हुए हैं, अगर आपके साथ हैं, या वो पुराने 2006 के लेगेसी वाले केस होंगे, या उन्होंने 2012 से पहले जिनको इलीगल इस मुल्क में 14 साल हो गए थे वो इंडेफिनिट ले रहे थे, वो वाले वीज़े होंगे. 12 के बाद हर किसी ने लीगली 10 ईयर्स पूरे करने और फिर उनका इंडेफिनिट होता है. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं मेरी बीवी ने 10 साल का कार्ड लगा सी. जी जी. 10 साल का कार्ड लगा मेरी बीवी ने 2014 जी. 10 साल का कार्ड लगा जी. 2024 खत्म हो सी जी. अब वो सिक्के कर सकते. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. मेरे ख्याल से आप ये बात कर रहे होंगे मे बी उनको इनडेफिनिट ऑलरेडी मिल गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनडेफिनिट कार्ड होता था वो 10 साल का होता था, उसके बाद आप उस कार्ड की फर्दर एक्सटेंशन ले लेते हैं. लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि
जो शख्स को 10 ईयर वाला इंडेफिनिट वाला कार्ड मिला हुआ है वो नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर देंगे जैसे ही वो क्वालिफाई करते हैं। तो अब वो नेचुरलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, बिकॉज उसके लिए आपकी प्रीवियस हिस्ट्री की थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछनी पड़ती है और फिर आपको बताया जाता है कि आप नेचुरलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर किसी वजह से उस 10 ईयर्स में आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आप फर्दर 10 ईयर का वो आपको सेटलमेंट वीज़ा दे देते हैं। क्योंकि जिस तरह भी आपने बात की तो मुझे लगता ये है कि उनका इनडेफिनिट हो गया है और जो इनडेफिनिट वीज़ा उन्होंने दिया है वो 10 ईयर वाला पीरियड वाला कार्ड दिया है, क्योंकि उस पीरियड में दे एक्सपेक्ट कि आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल लेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मेरे दो क्वेश्चन है। मैं यहाँ ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैंने अपनी फैमिली का इंडेफिनिट अप्लाई किया हुआ है 5 ईयर रूल पे। 9th ऑफ फरवरी को अप्लाई किया था और 30th ऑफ मार्च को बायोमेट्रिक हुए थे। और जब मेरे बच्चों का जब पहला वीज़ा लगा था तब वो अंडर 18 थे, 2 बच्चे और वाइफ। तो अब भी मैंने जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो वो एक एप्लीकेशन दी है और मेरे बच्चे ओवर 18 है। मेरा क्वेश्चन कि उनका डेफिनेटली ये इंडेफिनेटली लगेगा या खुदा न खास्ता अभी आप जो बात कर रहे थे कि बच्चों का कोई 2.5 साल वाला रूल तो नहीं होगा क्योंकि वो ओवर 18 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। भाई उनका प्रोसीजर ये होता है, वो ये कहते हैं कि अगर बच्चों ने इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं, क्योंकि ये टोटली अब डिफरेंट बात कर रहे हैं, मैं पहले कोई टोटली डिफरेंट बात कर रहा था किसी और के जवाब में। जहाँ तक आपकी बात है, आपके बच्चे डिपेंडेंट वीज़े पे आए अपनी माँ के साथ, उन्होंने पूरे 5 साल गुजारे, तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अंडर 18 है और वो इस मुल्क में आया इंडिपेंडेंट वीज़ास के ऊपर और 5 साल पूरे कर लिए, वो बेशक ओवर 18 हो जाएं, लेकिन अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू नहीं की, मीनिंग अगर यूनिवर्सिटी में भी आप सारी उनकी फ़ीसें दे रहे हैं या वो घर पे ही रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू नहीं की, मीनिंग शादी वादी नहीं कर दी, तो वो फिर उनको इन लाइन विद द पेरेंट ही इंडेफिनिट देते हैं। आई होप वो आपकी सूरत में भी यही चीज़ अप्लाई करें। वो आपके ऊपर है कि जब आपने अप्लाई किया था तो आपने उनको बोला है कि जो ओवर 18 है लेकिन दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन अस, उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट लाइफ अभी शुरू नहीं की, और फॉर्म पे भी पूछते हैं और वो आप टिक करते हैं। सो आई एम होपिंग दैट शुड बी ओके। सो कन्फ्यूज़ ना करें जब मैं किसी और को जवाब देता हूँ, बिकॉज उनके सिनेरियो पे जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने कोई सवाल पूछा है तो उसके हिसाब से दे रहा हूँ। आपका टोटली डिफरेंट सवाल है, क्योंकि आपने ये बोला है मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, मेरी वाइफ स्पाउस वीज़े पे थी, मेरे बच्चे उनके साथ डिपेंडेंट आए थे और लीगल वीज़े पूरे करके उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए। फिर बेशक ओवर 18 हो जाएं, लेकिन क्योंकि जब वो आए थे अंडर 18 थे, उन पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं। सो बिल्कुल अपने 5 साल पूरे करके माँ के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं कर रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। छोटा सा सवाल है कि लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने नेशनलाइजेशन अप्लाई की थी और अप्रैल में उन्होंने मुझे 80 पाउंड वापस कर दिए थे, पर उन्होंने कोई और ईमेल नहीं भेजा और कोई और मतलब कोई और कांटेक्ट नहीं किया, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? मैंने ईमेल भी किया उनको पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। यार स्पेकुलेट करने से बेहतर है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको चेस करें डिसीजन के लिए, और जब डिसीजन आ जाए देन अकॉर्डिंगली आप अप्रोप्रिएट एक्शन लें। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर रिफ्यूज़ हो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें कि रिव्यू का ग्राउंड्स बनता है या नहीं, बट डोंट स्पेकुलेट। बेहतर है कि आप वेट कर लें डिसीजन का। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल की। मुझे अब बताया जाता है कि तारिक भाई एक और कॉल ना लें बिकॉज हमारा शो का टाइम ख़त्म होने को आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग टू द शो, शेयर करें, लाइक करें, उससे हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखें। आजकल गर्मी बहुत है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।